नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण उपन्यास को पढ़ेंगे जो यूजीसी नेट में जिस पर प्रश्न बनते हैं वो है तमस। इसके पहले अमृतसर आगे हम पढ़ चुके हैं भीष्म साहनी की रचना, भीष्म साहनी की कहानी, जो कि किस पर आधारित है? पंजाब में हुए सांप्रदायिक दंगों पर आधारित कहानी है। ठीक। और एक ट्रेन के डब्बों के अंदर मनुष्य की किस प्रकार दहशत में होते हैं मनुष्य, उसका यथार्थ चित्रण हमें उस कहानी में मिलेगा। तमस कहानी यह भी भीष्म साहनी की ही रचना है और यह रचना जो है, यह उपन्यास जो है 1947 में भारत विभाजन के दौरान पंजाब में हुए सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। ध्यान में रखेंगे, किस पृष्ठभूमि पर? पंजाब में हुए जो सांप्रदायिक दंगे थे 1947 में जब भारत विभाजन हुआ था। ठीक। और कहाँ की पृष्ठभूमि? पंजाब में हुए सांप्रदायिक दंगे की पृष्ठभूमि पर। और साथ ही तमस एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है जो भारत के विभाजन के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों की सच्चाई एवं उसके प्रभाव को दर्शाता है। ध्यान में रखना है। ठीक। यह उपन्यास आज भी प्रासंगिक है। क्यों प्रासंगिक है? क्योंकि यह सांप्रदायिक समस्या जो यह सांप्रदायिक समस्या और मानवीय संवेदना के बारे में हमें क्या करता है? सोचने पर मजबूर करता है। ध्यान में रखेंगे, यह उपन्यास क्या करता है? हमें जो सांप्रदायिक समस्याएं हैं और मानवीय संवेदनाएं हैं उस पर सोचने के लिए, मनुष्य को सोचने के लिए बाधित करता है, मजबूर करता है। यह उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले कि हम उपन्यास पे जाएं, जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं आप सभी को जानकारी होगी कि हम क्या करते हैं। जो भी रचनाकार हैं उनकी कहानी, उपन्यास आदि को देखते हैं। तो हम तमस उपन्यास पढ़ रहे हैं। तो भीष्म साहनी के संबंध में हम पहले ही बात कर चुके हैं अमृतसर आ गया रचना में। तो आज हम उनके उपन्यासों पर बात करते हैं, क्योंकि जो भी रचनाकार उपन्यासकार लगे हैं उनकी रचनाओं पर भी प्रश्न बनते हैं। ठीक। तो हम लिख लेते हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की जो भी उपन्यास है, महत्वपूर्ण उपन्यास, उसके संबंध में हम जानकारी लेंगे और इसके साथ ही कब प्रकाशित हुआ उसकी विषय वस्तु के संबंध में भी हमें जानकारी लेनी है। भीष्म साहनी ना जी, मैं भी गलत कर रही हूँ, भीष्म साहनी। ठीक। इनकी पहली रचना, उसको ध्यान में रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण उनके उपन्यास, सभी उपन्यास पूछे जाते हैं तो सभी को ध्यान में रखते चलेंगे। ठीक। और साथ ही विषय वस्तु भी मैं बता दूंगी शॉर्ट में, ताकि आप लोग को पता हो कि इस उपन्यास में क्या है, इन उपन्यास में क्या है। झरोखे, झरोखे जो कि 1967 में लिखा गया है। ठीक। 67 में लिखा गया है, 1967। ठीक। इसके साथ ही कड़ियाँ ध्यान में रखेंगे और क्रम से ही ध्यान रखना है। ठीक। क्रम से ही मैं बता रही हूँ, क्रम से ही ध्यान रखना है। कड़ियाँ जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1970। तीसरा उपन्यास है जो कि हमारे सिलेबस में भी लगा है और बहुत ही एक तरह से मैं कहूँ कि प्रासंगिक उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष तो आप लोग को ध्यान रखना अनिवार्य है, 1973। चौथा नंबर इनका उपन्यास है बसंती, जो कि जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1980। पांचवा नंबर इनका उपन्यास है मयादास की माड़ी, मयादास की माड़ी, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? जिसका के प्रकाशन वर्ष है 1988। अब छठा नंबर हमारा है कुंतो। क्रम से पूछा जाता है उपन्यास, मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग क्रम से ही ध्यान रखना है और सभी उपन्यास को ध्यान रखना है। 93 में लिखा हुआ है। ठीक। सातवां नंबर है नीलू, नीलिमा और नीलोफर। नीलू, नीलिमा, नीलोफर साथ ही में है। ठीक। नीलोफर, हो सकता है इनमें से अधिकांश लोगों को ये उपन्यास का क्रम ध्यान भी हो और ध्यान भी रखना अनिवार्य है, मैं बार बार कह रही हूँ, 2000 में। और अंतिम है इनका 8वां नंबर है जय हिंद की सेना, जो कि 2010 में, 1900 कह रही हूँ, 2010। ठीक।
अब ये तो हुआ उपन्यास। तो उपन्यास में विषय वस्तु क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया कि भीष्म साहनी सामाजिक यथार्थवाद उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध है। अब झरोखे में चलते हैं। झरोखे उपन्यास में एक बच्चे के माध्यम से आर्य समाजी परिवार की संस्कारगत जड़ता का विश्लेषण है और उसके प्रति विद्रोह की प्रेरणा है। किसमें? झरोखे उपन्यास में। क्या है? एक बच्चे के माध्यम से आर्य समाजी परिवार की संस्कारगत जड़ता, उसका विश्लेषण किया गया है संस्कारगत जड़ता का, और उसके प्रति विद्रोह की चेतना है। किस उपन्यास में? हमारे झरोखे उपन्यास में। ठीक। कड़ियाँ में क्या है? कड़ियाँ में विपरीत संस्कार वाले मध्यम वर्गीय पति पत्नी की जीवन कथा का वर्णन है। ठीक। इसमें लेखक ने स्त्री की आर्थिक आत्मनिर्भरता के अभाव में पुरुष की बढ़ती हुई निरंकुशता एवं उसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक विघटन का रेखांकन किया है। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये इस उपन्यास में देख सकते हैं कि अगर एक स्त्री आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है तो पुरुष किस प्रकार निरंकुश हो जाता है, उस पर हावी हो जाता है। ठीक। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? इसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक विघटन होते हैं और आज भी ये, और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। ठीक। तो इसका वर्णन हमें किस में दिखता है? कड़ियाँ, जो कि 1970 में ही लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना पहले ही लेखक जो उपन्यासकार हैं इन सब चीज़ों का वर्णन करते हुए चल रहे हैं, जो कि आज बहुत प्रासंगिक मध्यम वर्ग में ये समस्या है। अब आते हैं तमस। तमस जो कि भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है कह सकती हूँ, और यह 1947 में और 1947 के मार्च अप्रैल में, ध्यान में रखेंगे कौन सा महीना है? मार्च अप्रैल में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों के आधार पर, किसमें? मार्च अप्रैल के महीने में। कहाँ पर? पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों के आधार पर इसमें लाहौर के आसपास के 5 दिनों की कहानी है। ध्यान में रखेंगे कितने दिनों की कहानी है। एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, जो बनते हैं, किस प्रकार प्रश्न बन जाएंगे ये हमें जानकारी नहीं है। यूजीसी नेट किसी भी प्रकार के प्रश्न बना लेता है। ठीक। महीना कौन सा है? मार्च अप्रैल का महीना है। स्थान कौन सा है? पंजाब है। ठीक। और कितने दिनों की कहानी है? 5 दिनों की कहानी है, और लाहौर के आसपास की, ठीक, उसकी 5 दिनों की कहानी है। ध्यान में रखेंगे। इसके साथ ही तमस में सांप्रदायिक उन्माद का चित्रण के साथ साथ वह स्थितियों और कारणों का भी चित्रण हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप आपसी वैमनस्य और आपसी वैमनस्य ने क्या किसका रूप ले लिया? दंगों का रूप ले लिया है। ठीक। ब्रिटिश शासन और उसके कारिंदों को दंगे भड़काने की योजना का सूत्रधार के रूप में चित्रित किया गया है। जब हम इस तमस उपन्यास को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार माहिर अली सुअर मार के फिकवाता है। किसके कहने पर? अंग्रेजों के कहने पर। ठीक। बहुत से लोग तमस उपन्यास को पढ़ा होगा उन्होंने, तो ये जानते होंगे कि तमस उपन्यास का आरंभ किससे होता है? सुअर मार के फेंकने की घटना से होता है। और सुअर मार के फेंका कहाँ गया है? मस्जिद के बाहर फेंका गया है। ठीक। तो इसमें हाथ किसका है? ब्रिटिश शासकों का हाथ है। ठीक। लेकिन ये क्या किया गया है? इससे दंगे भड़काए गए हैं हिंदू मुस्लिम के बीच। ठीक। और इसके साथ ही इसमें दर्शाया गया है कि बड़े लोगों की स्वार्थपूर्वक नीतियाँ जन सामान्य की योजना से क्या करती हैं? खिलवाड़ करके बड़े बड़े राष्ट्रों और इतिहास का एकदम भूगोल बदल देती है। साथ ही क्या हम इसमें देखने को मिलेगा? इस उपन्यास में बड़े बड़े लोगों की स्वार्थपूर्ण नीतियाँ देखने को मिलेगी। ठीक। जो क्या कर रही हैं? जो स्वार्थपूर्ण नीतियाँ हैं, तो ये जनमानस के साथ तो अपने आप ही खिलवाड़ ही है ना। ठीक। यह हुआ तमस उपन्यास के संदर्भ में बात। अब आते हैं हम अपने बसंती पर। बसंती उपन्यास में है क्या? बसंती उपन्यास का स्थान क्या है? महानगर दिल्ली। ठीक। बसंती में महानगर दिल्ली में राजस्थान के अप्रवासियों की झुग्गी बस्ती में रहने वाली एक भावुक लड़की बसंती की कहानी है। बसंती कौन है? एक तरह से मैं कहूँ इस उपन्यास की नायिका है, उसकी कहानी है। ठीक। इस उपन्यास के केंद्रीय पात्र बसंती शोषण का शिकार होने पर भी जीवन में आस्था बनाए रखती है। ठीक। और क्या होता है?
और उस व्यवस्था से लड़ती है। कहाँ की कहानी है? महानगर दिल्ली की कहानी है, ठीक। और बसंती का शोषण होता है, फिर भी उसको जीवन के प्रति क्या है? आस्था है, और वो उस व्यवस्था से क्या करती है? लड़ती है, ठीक। ये हुआ बसंती उपन्यास। अब आगे है मायादास की माड़ी। ये जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है, ठीक। और इसमें कब से कब तक का चित्रण है? ये 1840 से 1920 तक। पंजाब का क्यों चित्रण है? क्योंकि भीष्म साहनी का जन्म जो है उस समय के, एक तरह से मैं कहूँ उस समय के पाकिस्तान में हुआ था, ठीक। तो ये पंजाब प्रांत से जुड़े हुए हैं, तो इनकी उपन्यासों में पंजाब का चित्रण हमें यथार्थ रूप में देखने को मिलेगा। उसी प्रकार मायादास की माड़ी जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है, और उसमें 1840 से 1920 तक के पंजाब के सामाजिक राजनीतिक जीवन का यथार्थ चित्रण है। कब से कब तक, ये भी ध्यान रख लेंगे, अगर पूछ ले तो ध्यान में रखना अनिवार्य है। 1840 से 1920 तक का, ठीक। और इस उपन्यास में मायादास, धनपत और हुकूमत राय के माध्यम से 3 पीढ़ियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। किसमें? मायादास की माड़ी में। अब आते हैं हम अपने छठे उपन्यास कुंतो। कुंतो क्या है? कुंतो जो है उपन्यास में नारी जाति की पराधीनता का अंकन हुआ है। कुंतो में क्या है? नारी जाति की पराधीनता का अंकन हमें देखने को मिलेगा। किसमें? कुंतो उपन्यास में। और इसमें विभिन्न स्त्री पात्रों के पतियों की पर स्त्री गमन की समस्या को भी उठाया गया है। ध्यान में रखेंगे, जो भी पुरुष पात्र हैं वो एक तरह से मैं कहूँ दूसरे स्त्री के साथ इंगेज हैं, ठीक। तो इसमें क्या है? इसमें विभिन्न स्त्री पात्रों के पतियों की पर स्त्री गमन की समस्या को उठाया गया है। किसमें? कुंतो उपन्यास में। और किस का अंकन हुआ है इस उपन्यास में? नारी जाति की पराधीनता का अंकन हुआ है, ठीक। अब हम आते हैं अपने नीलू, नीलिमा और नीलूफर उपन्यास। इसमें क्या है? इसमें हिंदू मुस्लिम युवक युवती के प्रेम के संबंध में कथा यह कही गई है। किस उपन्यास में? नीलू, नीलिमा, नीलूफर उपन्यास में। ध्यान में रखेंगे, किसमें क्या है? इसमें इस उपन्यास में हिंदू मुस्लिम युवक युवतियों के प्रेम संबंध की कथा है। ध्यान में रख लीजिएगा। ये हुआ भीष्म साहनी के संबंध में कुछ उनके उपन्यास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि जानना हमारे लिए अनिवार्य है, ठीक। जो भी इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं उनको ये जानकारी होगी कि हम बहुत सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ते हैं, परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पढ़ते हैं, ताकि हमारा एक भी प्रश्न रहे नहीं परीक्षा में, ठीक। तो आते हैं हम अपने उपन्यास तमस पर। तमस, जिसका हम प्रकाशन वर्ष पहले ही देख चुके हैं। कितना है तमस का प्रकाशन वर्ष? 1973। ध्यान में रखिएगा, ठीक, 1973। तमस भीष्म साहनी की सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। तमस क्या है? मैं पहले ही बता चुकी, भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा वस्तु, हालांकि मैंने बता दिया, फिर भी एक बार देख लीजिए। इस उपन्यास की कथा वस्तु 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है। बहुत महत्वपूर्ण है। ये दंगे हुए कहाँ हैं? पंजाब में, ठीक। इसमें लाहौर के आसपास के सिर्फ 5 दिनों की कहानी का वर्णन है। ध्यान में रख लेंगे कि तमस उपन्यास जो है उसमें कितने दिनों की कहानी चित्रित है, कितने दिनों की कहानी का वर्णन है? तो 5 दिनों की कहानी का वर्णन है तमस उपन्यास में। यह उपन्यास 2 खंडों में विभक्त है। इसके साथ ही यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि तमस उपन्यास कितने खंडों में विभक्त है? तो तमस उपन्यास 2 खंडों में विभक्त है। इसके पहले खंड में क्या है? तो तमस उपन्यास के पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी है। ध्यान में रखेंगे, तमस उपन्यास जो कि 2 खंडों में प्रकाशित है, तो 2 खंडों में, तो इसके पहले में क्या है? तो इसके पहले में सांप्रदायिक तनाव की कहानी है, और दूसरे में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ गए हैं, ठीक। पहले सांप्रदायिक तनाव की कहानी है, उसके बाद अनेक गांव इसकी परिधि में आए हैं तमस उपन्यास में, ठीक। कथासार देख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। कथासार क्या है? उपन्यास का आरंभ नथु चमार द्वारा सुअर मार के फेंकने की घटना से होता है। ध्यान में रखेंगे
कि सुअर मारकर फेंकता कौन है? नत्थू। ठीक, नत्थू चमार द्वारा सुअर मारकर फेंकने की घटना से आरंभ हो रहा है तमस उपन्यास। मुराद अली अंग्रेजों का चमचा है, वह नत्थू को 5 रुपए देकर सुअर मरवाता है। यहीं से शुरू हो जाता है अंग्रेजों का चरित्र। ध्यान में रखेंगे, नत्थू सुअर मार तो रहा है, लेकिन किसके कहने पर? मुराद अली के कहने पर। ठीक, और मुराद अली जो है वो क्या है? अंग्रेजों का चमचा है। ठीक, तो एक तरह से यहाँ से कोरिलेट हम ये कर पा रहे हैं कि मुराद अली को कहा किसने है कि सुअर मरवाना है? तो अंग्रेजों ने कहा है। ठीक, उनका कार्य ही क्या है? उनका कार्य ही है कि सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना। ठीक, यही तो उनका कार्य था ना, ताकि हिंदू मुस्लिम बटे पड़े हों, है ना। वह नत्थू चमार को 5 रुपए देकर सुअर मरवाता है। यह भी ध्यान रखेंगे कि जो मुराद अली है वह कितने रुपए देकर सुअर मरवाता है? तो 5 रुपए देकर सुअर मरवाता है। और सुअर मारता कौन है? नत्थू मरवाता है, नत्थू मारता है। और मरवाता कौन है? मुराद अली। ठीक, और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंकवा देता है। सुअर मरवाता तो है और कहाँ फेंकवाता है? मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंकवाता है। इस घटना से मुसलमानों में खलबली होती है और एक गाय भी मार दी जाती है। अब जो अंग्रेज जिस कार्य के लिए उन्होंने सुअर मरवाया था वह कार्य उनका सार्थक हो जाता है। ठीक, इससे क्या होता है? सांप्रदायिक वैमनस्य फैल जाता है और इस प्रकार की घटना होती है कि अगर तुमने सुअर मारकर मस्जिद में फेंका है तो हम भी क्या करेंगे? गाय मार देंगे। ठीक, परिणामतः शहर में सांप्रदायिक तनाव हो जाता है और दोनों संप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। नागरिकों का एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलकर शांति स्थापित करने के लिए सरकारी सहयोग चाहता है। एक शिष्टमंडल है, हम उसमें पढ़ेंगे आगे कि कौन कौन इस शिष्टमंडल में है। वह किससे मिलते हैं? वह डिप्टी कमिश्नर है वहाँ पर, रिचर्ड। ध्यान में रखेंगे, रिचर्ड जो कि अंग्रेज है खुद, ये कार्य में तो वो खुद ही संलग्न है। ठीक, तो क्या करते हैं? रिचर्ड से मिलकर क्यों मिलते हैं? ताकि सरकारी सहयोग से शांति स्थापित की जा सके। शिष्टमंडल के बख्शी जी शहर में कर्फ्यू लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन रिचर्ड इसे स्वीकार नहीं करता है। कौन सलाह देता है कर्फ्यू लगाने का? बख्शी जी। ध्यान में रख लेंगे सारी, बख्शी जी क्या करते हैं? शहर में कर्फ्यू लगा दे, लेकिन रिचर्ड इसे स्वीकार नहीं करता है। उन अंग्रेजों ने स्वयं इस सांप्रदायिक में मनुष्य को फैलाया है, हिंसा को फैलाया है, तो वो क्यों ही स्वीकार करे। ठीक, वह स्थिति की गंभीरता को जानते हुए भी अनजान बना रहता है। यही तो कार्य था उनका। परिणामतः पूरे शहर में हत्या, लूट और आगजनी खुलकर होने लगती है। परिणामतः क्या होता है? हत्या होने लगती है, लूट, आगजनी की घटनाएं खुलकर आने लगती हैं सामने पूरे शहर में। सांप्रदायिकता का यह आग गांव में भी फैल जाती है। कहाँ? गांव में भी फैलने लगती है यह आग। ठीक, सैयदपुर में सिखों और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष होता है। कहाँ पर? ये ध्यान रख लीजिएगा, ये नाम कहाँ पर? सैयदपुर में किसके किसके बीच? सिखों और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष होता है इस कारण। ठीक, दोनों ओर बाकायदा मोर्चे खुलते हैं, भयानक रक्तपात होता है। सिख औरतें अपने बच्चे सहित कुएं में कूदकर आत्महत्या करती हैं। बहुत मार्मिक दृश्य है ये, इस उपन्यास में आता है कि सिख औरतें जो हैं अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए कहाँ कूद जाती हैं? कुएं में कूद जाती हैं, और स्वयं कूदती ही हैं और साथ में बच्चों को लेकर भी कूद जाती हैं। ठीक, आत्महत्या कर लेती हैं। सारी बर्बादी हो जाने के बाद सरकार की ओर से हस्तक्षेप होता है। जब सब चीज़ें हो जाती हैं, जब आरंभ में ही कर्फ्यू लगाने की बात की जाती है तो अंग्रेज इसे मानते नहीं हैं, लेकिन जब पूरी तरह से शहर तबाह हो जाता है तब उनका हस्तक्षेप होता है। नगर और गांव के ऊपर एक हवाई जहाज मंडराता है और सारे माहौल को एक मिनट में बदल देता है। क्या होता है? एक हवाई जहाज, जो कि वो पहले भी कर सकते थे। ठीक,
और जैसे ही मंडराता है सारे माहौल क्या हो जाता है, माहौल तुरंत ही बदल जाता है, माने शांति स्थापित हो जाती है। ठीक, लोग आतंकित होकर अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। कर्फ्यू लगा दिया जाता है, जगह जगह सेना तैनात कर दी जाती है। शांति कायम करने के लिए सरकार की ओर से एक अन्य कमेटी जो कि नागरिक समिति बना दी जाती है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख हैं। अमन कमेटी के सदस्य एक बस में बैठकर शहर का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, अमन कमेटी के सदस्य क्या कर रहे हैं, एक बस में बैठकर शहर का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जो होना होता है वह तो हो चुका है, जो कि अंग्रेज पहले ही अगर ये सारी घटनाओं को रोकना था उनको, कि जो भी त्रासदी हो रही है उसको रोकना था, तो वो पहले ही कर्फ्यू लगाकर सेना तैनात करके इन सारी माहौल को संभाला जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। ठीक, जब सभी चीज़ें त्रस्त हो जाती हैं, सभी हत्या, आगजनी, लूट, बलात्कार जैसी तमाम घटनाएं हो जाती हैं, उसके बाद वो मोर्चा संभालते हैं। ठीक, और बस में एक कमेटी बनाकर बना देते हैं, और उसमें लोग क्या करते हैं, बस में बैठकर तमाम जगहों पर चक्कर काटते हैं। लोग अपने घर से, परिवार से, संबंधियों से बिछड़ चुके हैं। उनके घर जला दिए गए हैं, संपत्ति लूट ली गई है। वे शरणार्थी कैंपों में अपनी बहू बेटियों का पता पूछ रहे हैं। तब तक क्या हो चुका है, सभी के घर जल चुके हैं, संपत्ति लूटी जा चुकी है, लोग एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं। जब ये घटना हुई थी तब लोग तमाम अफरा तफरी में इधर उधर भाग गए थे। ठीक, तो शरणार्थी कैंप में जाकर लोग पूछ रहे हैं कि अपनी बहू बेटी को क्या कर रहे हैं, पता पूछ रहे हैं कि कहाँ है, तमाम चीज़ें। तमस उपन्यास इसी सांप्रदायिक खूनी संघर्ष की कहानी है। शरणार्थी कैंप का जो वर्णन लेखक ने किया है वह पाठक को सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि क्या वाकई में हम इंसान हैं। ठीक, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, यह कहानी क्या है, यह कहानी आज भी प्रासंगिक है। क्यों प्रासंगिक है, क्योंकि यह जो सांप्रदायिकता की समस्या है और मानवीय संवेदना के बारे में हमें क्या करती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं। जिस तरह इंसानियत की व्याख्या हम जीवन भर करते रहते हैं, वह असल में समय आने पर पिछली सीट ले लेता है और हमारी चालक शक्ति, क्रोध, ईर्ष्या, बदले की भावना हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो कि हम शांति सब जगह शांति हो, इंसानियत की बात हो, लेकिन जब समय आता है तो वह चीज़ें पीछे छूट जाती हैं इसके, और सामने क्या जाता है, क्रोध, ईर्ष्या और बदले की भावना। हमारा व्यवहार हिंसात्मक हो जाता है। रिलीफ कैंप के उस माहौल में जहां लोग अपने बिछड़े हुए और लापता जन का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के बीच में लेखक एक ऐसा किरदार को भी लेकर आता है जो अपनी मृत पत्नी की लाश को खोज रहा है। कौन? एक युवक अपनी मृत पत्नी की लाश खोज रहा है। उसकी पत्नी क्या करती है, कुएं में कूदकर, मैंने पहले ही बताया कि वो कुछ महिलाओं ने क्या किया था, आत्महत्या कर लिया था कुएं में कूदकर, ताकि वह अपनी, क्यों खोज रहा है यह भी ध्यान रखेंगे। एक आदमी अपनी मरी हुई पत्नी का लाश खोज रहा है। क्यों खोज रहा है? ताकि वह अपनी पत्नी की लाश से उसके सोने के गहने उतार सके। तो ये है मनुष्य किस प्रकार संवेदनहीन हो चुका है। ठीक, वह रिलीफ कैंप में काम करने वाले क्लर्क से कहता है कि अब घरवाली तो डूब मरी, जो सबके साथ हुई है वह मेरे साथ भी हुई है, पर ये कड़े और जंजीरें मैं कैसे छोड़ दूं? क्यों वीर जी? तो किस प्रकार मनुष्य संवेदनहीन हो चुका है। उसकी पत्नी मर चुकी है, उसका बच्चा मर चुका है, फिर भी वह किसके लिए परेशान है? हीरे सोने जवाहरात के लिए परेशान है। ठीक, असल में तमश यथार्थपरक विस्तृत मानव सभ्यता की कहानी है। किसकी? यथार्थपरक। वहीं मानव
जिसने दुनिया बसाई उसके दोनों छोर एक कर दिए, परंतु बसी बसाई सभ्यताएं जड़ से उजाड़ देना भी मानव के ही बस की बात है। बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने दुनिया बसाई वो उजाड़ भी सकता है, जो कि मानव है। अब इसके प्रमुख पात्रों पर आते हैं। उपन्यास में तमाम पात्र हैं, सभी को बारीक दृष्टि से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पात्र। पहला ही हम पढ़ चुके हैं, नत्थू, जो कि क्या करता है, सुअर मार कर फेंकता है, परंतु किसके कहने पर, मुराद अली के कहने पर। चलिए हम देखते हैं। समाज के तथाकथित निचले तबके से आने वाला युवक, जो कि जाति से चमार है, जिसे 5 रुपए मिलने के कारण मुराद अली के कहने पर सुअर मारा था। किसने, नत्थू ने, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। अब मुराद अली है कौन, जिसने नत्थू को 5 रुपए दिए थे सुअर मारने के लिए, अंग्रेजों का चमचा है, ध्यान में रखेंगे। पतली बैंत की छड़ी झुलाता रहता है, उपन्यास में उसका वर्णन इसी प्रकार आता है। वो एक बैंत की छड़ी लिए फिरता है। किस प्रकार के कद काठी है उसकी, ठिगना है, काला है। ठीक, आगे चलते हैं। बख्शी जी, जो कि सबसे पहले यही कहते हैं कि शहर में अगर अमन लाना है तो क्या करना है, अंग्रेजों से, जो कि अंग्रेजों का कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर रिचर्ड, उससे बात करते हैं कि शहर में लूट आगजनी जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, इसको रोकने के लिए हमें कर्फ्यू लगाना है। तो उस कमेटी के मेंबर में सबसे प्रमुख कौन होते हैं, बख्शी जी, जो कि हैं कौन, बख्शी जी जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी। ध्यान में रखेंगे, बख्शी जी कौन है, जिला कमेटी के सेक्रेटरी हैं बख्शी। ठीक, बलगमी शरीर वाले हैं, उम्र रसीदा आदमी है, देह शिथिल पड़ गई है। ध्यान में रखेंगे, उम्र दराज आदमी है। ठीक, अब है मास्टर रामदास कौन, कांग्रेस कमेटी का सदस्य है, कार्यकर्ता है। कौन, रामदास, ध्यान में रखेंगे, कांग्रेस का कमेटी का सदस्य कार्यकर्ता है। किस प्रकार का है, कामचोर है स्वभाव से। ठीक, स्वार्थ हेतु कांग्रेस से जुड़ा, और कांग्रेस का जो ये मेंबर है क्यों जुड़ा है, कांग्रेस से जुड़ा है वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। ठीक, कश्मीरी लाल कौन, कांग्रेस का कार्यकर्ता, ध्यान में रखेंगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता है कश्मीरी लाल। और तमस उपन्यास में जितने भी पात्र हैं उन सभी पात्र का नाम आपको ध्यान में रखना है, और कौन क्या है यह भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यूजीसी नेट जो है पात्रों पर प्रश्न बनाता है। जर्नैल सिंह कौन है, कांग्रेस का कार्यकर्ता और मानसिक रूप से विक्षिप्त है। कौन, मानसिक रूप से विक्षिप्त है तमस उपन्यास में, जिसका चित्रण किया गया है भीष्म साहनी के द्वारा। तो जर्नैल सिंह का, और किस प्रकार का है, वो ईमानदार है साथ ही। ठीक, बरसों जेल में रहने के बाद वह शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गया है। कौन, जर्नैल सिंह। नेहरू जी के साथ वह भी रावी नदी के किनारे नाचा था। कौन सी नदी, रावी नदी के किनारे, किसके साथ, नेहरू जी के साथ। ठीक, जो कि भारत के पहले पीएम रहे हैं। जब पूर्ण स्वराज का नारा लगा था, तब वह अपने शहर के वॉलंटियर बनकर लाहौर गया था। जब पूर्ण स्वराज, उसने क्या किया था, पूर्ण स्वराज का नारा भी लगाया था। ठीक, और इसके साथ ही शहर का वॉलंटियर बनकर कहाँ गया था, लाहौर गया था। ध्यान में रखेंगे इन सब चीज़ों को। उसका ना घर था ना बीवी बच्चे थे, हफ्ते में 2-3 बार कहीं ना कहीं से पीट कर आता था। कौन, जर्नैल। न घर था ना बीवी बच्चे थे, और हफ्ते में 2-3 बार इसको कोई ना कोई मार पीट देता था। ठीक, ध्यान में रखेंगे। पुलिस के लाठीचार्ज में जहाँ लोग जान बचाकर भागते थे, वह झुर्रियों भरी अपनी छोटी सी छाती फैलाकर खड़ा हो जाता और अपनी पसली तुड़ाकर आता था। पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये एक सप्ताह में लगभग 1-2 सप्ताह में वो 2-3 बार मार खा ही जाता था। ठीक, जहाँ भी लाठीचार्ज करती थी पुलिस, वो क्या हो जाता था, खड़ा हो जाता था छाती तान कर। ठीक, सीना तान कर कि जो करना है तुम करो। शंकर लाल कौन,
कांग्रेस का कार्यकर्ता है, मेहता का विरोधी है। अब मेहता का विरोधी, मेहता कौन है हम आगे देखेंगे, वह भी कांग्रेस कमेटी का सदस्य ही है मेहता। ठीक। मुनादी वाला, देशराज, देशराज कौन है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है। कौन, क्या नाम है उसका, देशराज। अजीज, अजीज कौन, कांग्रेस का कार्यकर्ता है। अजीज भी है और अजीत भी है, ध्यान में रखेंगे, अजीज और अजीत। अजीत सिंह कौन, कांग्रेस का कार्यकर्ता। मेहता, मेहता जिसका विरोधी कौन है, हम पहले ही पढ़े, शंकर लाल कौन है, मेहता का विरोधी। मेहता कौन है, अब जिला कमेटी के सदस्य हैं। वे दिखने में जवाहरलाल नेहरू जैसे दिखते हैं। किस प्रकार के, जवाहरलाल नेहरू जैसा कौन दिखता है, तो ध्यान में रखेंगे मेहता जी। कुल मिलाकर 16 वर्षों तक जेल काट कर आए हैं। कितने वर्षों तक वो जेल में रहे हैं, 16 वर्षों तक। ठीक। और कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे। कांग्रेस कमेटी के प्रधान कौन है, ध्यान में रखेंगे, तो मेहता जी। सबसे उजली खादी पहनते थे, कौन सबसे उजली खादी पहनता था, कौन पहनता था, तो मेहता जी पहनते थे। उन पर एक तरह का आरोप लगाया जा रहा था कि सेठी ठेके वाले के पास से उन्होंने 50 बीघा बीमे मिलने वाले हैं। इसकी एवज में वे सेठी को चुनावों की टिकट दिलाने वाले हैं। इनके संबंध में इन पर क्या था, आरोप लगाया जाता था कि इनको 50,000 बीमे में मिलने वाले हैं। किससे, सेठी ठेके वाले से। इसीलिए वो सेठी को क्या करते थे, इसीलिए वो सेठी को चुनाव में टिकट दिलाने वाले थे। असल में मेहता जी और शंकर लाल की आपस में पटती नहीं थी। हम पहले ही मैं बात कर चुकी हूँ कि शंकर लाल जो है विरोधी था मेहता का। ठीक। और दोनों का आपस में बनता नहीं था। देवदत्त, देवदत्त जो है वो कम्युनिस्ट है, ध्यान में रखेंगे, देवदत्त जो है कम्युनिस्ट है। इसके अलावा हम देशराज पढ़ चुके हैं। देशराज कौन है, देशराज जो है कांग्रेस का कार्यकर्ता है। और यहाँ कौन है, देवदत्त है। दोनों को ध्यान में रखेंगे। कांग्रेस के सदस्य का नियम क्या क्या है, कांग्रेस के आप सदस्य का नियम देख लीजिए। सदस्य 4 आने सालाना चंदा देता हो। जो सदस्य है उसके, उनको क्या करना है, 4 आने सालाना चंदा देना पड़ेगा। शुद्ध हाथ की कती, हाथ की बुनी खादी पहनता हो, चरखा काटता हो। ये क्या चीज़ का नियम है, ये कांग्रेस का नियम है। ठीक। कि उसको क्या करना है, उसको सालाना 4 आने रुपए चंदा देना है। ठीक। और इसके अलावा शुद्ध हाथ की कती, हाथ की बुनी हुई खादी पहनना है और चरखा काटना है। किसका नियम है, कांग्रेस का। कांग्रेस कमेटी की प्रभात फेरी में गाया जाने वाला पुराना गीत, जिसे अक्सर मास्टर रामदास या फिर देशराज गाता है। ध्यान में रखेंगे, रामदास गाता है या फिर देशराज गाता है। और वो कौन सा गीत है, कब गाता है, कांग्रेस कमेटी के प्रभात फेरी में। और वह कौन सा गीत है, जरा भी लगान आज़ादी दी, लग गए जिन्हा दे मन दे विच, ओह मजनू बन दे फिरदे ने, हर सहरा हर बन दे विच। किस प्रकार का है वो देखेंगे, पंजाबी भाषा का प्रयोग है। ठीक, पंजाबी टोन है। ये प्रभात फेरी में गाया जाता था रामदास और देशराज के द्वारा। रिचर्ड जिला कलेक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण है। रिचर्ड है कौन, जिला कलेक्टर रिचर्ड। अब लीजा कौन, रिचर्ड की पत्नी। रिचर्ड की पत्नी का क्या नाम है, लीजा। पुण्य आत्मा वानप्रस्थ जी, ये संस्कृत के ज्ञाता हैं, ध्यान में रखेंगे। वानप्रस्थ जी कौन है, तो संस्कृत के ज्ञाता हैं। इसके साथ ही सभी वेदांगों के मर्मज्ञ हैं। पठन पाठन और हवन यज्ञ के अतिरिक्त हिंदू संगठन के पुण्य कार्य भी बड़ी लगन से करते हैं। पठन पाठन यज्ञ हवन इन्हीं यही करते हैं। इसके अलावा हिंदू संगठन के पुण्य कार्य भी बहुत ही लगन से करते हैं। कौन, वानप्रस्थ जी। ठीक, अब आता है मास्टर देवव्रत।
ये कौन है? देवव्रत जो है अखाड़ा संचालक है। ध्यान में रखेंगे, मास्टर देवव्रत कौन है? अखाड़ा संचालक है। हिंदू संगठन के युवकों को लाठी चलाने का काम सिखाता है। कौन? कौन हिंदू संगठन के युवकों को लाठी चलाना सिखाता है? तो देवव्रत। और वह क्या करता है? अखाड़ा संचालक है। दानवीर प्रधान, वह कौन? दानवीर प्रधान कौन है? शहर में जाने माने व्यापारियों में से एक है। दानवीर प्रधान कौन? शहर में जाने माने व्यापारियों में से एक। हिंदू संगठन को 200 लाठी के दाम की रकम दान में दी। क्या करता है यह? 200 लाठियों की रकम, लाठियों का दाम की रकम दान में देता है हिंदू संगठन को। ठीक। इसका 15 साल का बेटा रणवीर मास्टर देवव्रत का शिष्य है। मास्टर देवव्रत हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अखाड़ा संचालक है। ठीक। और ये हिंदू संगठन के लोगों को क्या करता है? लाठी चलाने का काम सिखलाता है। मंत्री जी हिंदू संगठन की ओर से मंदिर में मोर्चा संभालने के लिए मीटिंग करने वाले हैं। कौन? मंत्री जी। रणवीर, रणवीर कौन? 15 साल का एक तरुण रणवीर दानवीर प्रधान जी का बेटा, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दानवीर कौन? एक जाना माना व्यापारी। और उसका रणवीर कौन है? 15 साल का बेटा है। मास्टर देवव्रत का शिष्य था और अखाड़े में दीक्षा लेने जाता था। क्या चीज़ की दीक्षा दिया जाता था? अखाड़ा संचालक था। कौन? इसके पहले हम पढ़ चुके ना यहाँ पर। दानवीर प्रधान क्या करता था वो? नहीं, दानवीर प्रधान तो उसके पिता का नाम है मास्टर देवव्रत, जो कि अखाड़ा संचालक है और युवकों को क्या सिखाता है? लाठी चलाना। इसके अलावा बोधराज, बोधराज कौन? रणवीर की तरह यह भी मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य है। रणवीर की तरह ही बोधराज भी अखाड़े का शिष्य है। ठीक। किसके अखाड़े का? मास्टर देवव्रत का। लेटकर बाण चला सकता है, या क्या करता है? लेटकर यह बाण चला सकता है। शब्द भेदी बाण चला सकता था। शीशे में अक्ष देखकर बाण चला सकता था। लटकती रस्सी को निशाना बना सकता था। कौन? ये जो बोधराज है। ठीक। जो कि मास्टर देवव्रत का शिष्य है। धर्मदेव, धर्मदेव कौन? रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य कहीं से कारतूस की खाली पेटी उठाकर लाया था ताकि वह उस कमरे में अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास होता रहे जिसे रणवीर ने शस्त्रागार बनाया था। कौन ले आता है एक खाली पेटी कारतूस के उठाकर? तो धर्मदेव। ध्यान में रखेंगे। नायक यह कमसरीट के बाबू मस्तराम का बेटा था। स्थानीय कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। मास्टर देवव्रत के अखाड़े के शिष्य वाली मंडली में केवल यही एक युवक था जो जेबों वाली फौजी कमीज पहनता था। किस प्रकार का पहनता था ये कमीज? जेबों वाली फौजी कमीज पहनता था। कौन? नायक। और ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। शंभू रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य। कौन? शंभू। इंद्र रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य है। शंभू और इंद्र दोनों। और इसके साथ ही मनोहर, यह भी रणवीर की भांति मास्टर देवव्रत के अखाड़े का शिष्य है। मनोहर, इंद्र, शंभू, रणवीर ये सभी उस दल के सदस्य थे जो दंगों में हिंदू की ओर से मोर्चा संभाल रहे थे। ध्यान में रख लेंगे कौन हिंदू की ओर से जो मोर्चा संभाला जा रहा था उसके सदस्य हैं? तो मनोहर, इंद्र, शंभू और रणवीर। ध्यान में रख लेंगे चारों मित्र के नाम जो कि देवव्रत के अखाड़े, देवव्रत के शिष्य हैं। ठीक। रणवीर कद का छोटा था, इसलिए वह मन ही मन में अपने आप को शिवाजी की भूमिका में देखता था। कौन? ध्यान में रखेंगे रणवीर। और किसकी भूमिका में? शिवाजी। शिवाजी के संबंध में आप लोगों ने यह सुना ही होगा कि इनका कद छोटा था। ठीक है, शिवाजी का। और शिवाजी की भांति अपने को कौन समझता था? रणवीर। इसी गली में एक इत्र बेचने वाला दंगों के दिन भी अपना इत्र बेचने निकल आया था। गली में रणवीर का पूरा दल था। उसे इंद्र ने चाकू से मार गिराया था। किसे? इत्र बेचने वाले को मार देता है
इंद्र। ठीक, किससे? चाकू से मार देता है। एक वृद्ध व्यक्ति था जो कि इत्र बेचने निकला था, उसको चाकू से मार देता है इंद्र। प्रोफेसर रघुनाथ अकेला ऐसा हिंदुस्तानी आदमी जिसका जिले के कलेक्टर रिचर्ड के साथ उठना बैठना है। ध्यान में रखेंगे, रिचर्ड के साथ उठना बैठना किसका है? रिचर्ड जो कि डिप्टी कलेक्टर है, और उसके उठना बैठना है किसके साथ? तो प्रोफेसर रघुनाथ के साथ। ठीक, दोनों को ही अंग्रेजी साहित्य और भारतीय इतिहास में रुचि थी। तो अब ये ध्यान रख लेंगे, दोनों को माने रिचर्ड और रघुनाथ दोनों को ध्यान में रख लेंगे। ठीक, जिसको रिचर्ड को भी किस किस में रुचि है? अंग्रेजी साहित्य और भारतीय इतिहास में। ठीक, रिचर्ड को वो सदा ही एक सुरक्षित व्यक्ति लगा करता था। कौन? रघुनाथ। ध्यान में रखेंगे। हयात बख्श कौन है? मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता। हयात बख्श कौन है? ध्यान में रखेंगे, हयात बख्श जो है मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता है। रूमी टोपी पहनता था। हर्बर्ट कौन? मिशन कॉलेज का अंग्रेजी प्रिंसिपल। हर्बर्ट किस कॉलेज? मिशन कॉलेज का। अमन पसंद व्यक्ति था। ठीक, अमन माने क्या होता है? शांति। मौलादाद बिजली कंपनी में क्लर्क। दाढ़ी वाला मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं मुस्लिम लीग के संबंध में। कौन? हयात बख्श जो कि कौन है? मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता है। मुस्लिम लीग और इसके साथ ही मौलादाद भी मुस्लिम लीग का कार्यकर्ता है। हकीम अब्दुल गनी, ये कौन है? हकीम जी कांग्रेसी मुसलमान थे। कौन? हकीम अब्दुल गनी कांग्रेसी मुसलमान। नानबाई की दुकान थी जहाँ सभी बैठकर कहवा पीते थे। ठीक, क्या पीते थे? कहवा पीते थे सभी। लाला लक्ष्मी नारायण, यह कौन? लाला लक्ष्मी नारायण पैसे वाले जाने माने व्यक्ति, ऊंचे मकान में रहते थे। कौन? लाला लक्ष्मी नारायण। ध्यान में रखेंगे। शहर में अनेक मुसलमान व्यापारियों के साथ लालाजी व्यापार करते थे। किसके साथ? मुसलमान व्यापारियों के साथ। नाम क्या था? लाला लक्ष्मी नारायण। ननकू कौन? लाला लक्ष्मी नारायण का नौकर। फतहदीन कौन है? लाला लक्ष्मी नारायण का पड़ोसी है। शाहनवाज, ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। शाहनवाज कौन? लाला लक्ष्मी नारायण के संबंधी का पड़ोसी और अच्छा मित्र। उनके पास गहरे नीले रंग का ड्यूक गाड़ी थी। किसके पास? शाहनवाज का पास नीले रंग की ड्यूक गाड़ी थी। ठीक, ध्यान में रखेंगे, किसके पास? शाहनवाज के पास। उसने शाहनवाज के संबंध में देखिए और क्या क्या चीज़ें हैं। उसने दंगों के बीच लाला लक्ष्मी नारायण के परिवार को उसके घर से निकालकर अपनी ड्यूक गाड़ी में सदर बाजार में उसके किसी सगे संबंधी के घर में छोड़ा था। शाहनवाज क्या करता है? अपनी गाड़ी से, अपनी कार से, जो कि नीले रंग की उसके पास कार थी, वो क्या करता है? उससे लाला लक्ष्मी नारायण को निकालकर सदर बाजार में उसके किसी संबंधी के घर छोड़ता है। ध्यान में रखेंगे। शाहनवाज रघुनाथ का जिगरी दोस्त था। रघुनाथ की पत्नी शाहनवाज से पर्दा नहीं करती है। रघुनाथ कौन? रघुनाथ जिसका रिचर्ड के साथ उठना बैठना था और प्रोफेसर। दंगों के बीच में ही शाहनवाज ने रघुनाथ के पुश्तैनी घर, जो वे दंगा के कारण जल्दी जल्दी में छोड़कर शहर में एक सुरक्षित इलाके में रहने आ गया था, से रघुनाथ की बीवी की गहने की पोटली निकालने के लिए दी थी। क्या करते हैं कि दंगे में जब लोग क्या करते हैं, छोड़ छाड़ के आ जाते हैं ना, दंगे जब होते हैं तो लोग ये तो नहीं देखते हैं कि मेरे जेवर कहाँ रखे हैं वगैरह वगैरह। ठीक, तो उसी प्रकार रघुनाथ की पत्नी भी वैसे ही सारी चीज़ें घर के में कुछ भी ताले में बंद नहीं करती है। ठीक, और बाद में वो गुच्छे की चाबी किसको देती है? शाहनवाज को। शाहनवाज को ऑमलेट खाना पसंद था। अब भी वो रघुनाथ के घर जाता था। जब भी वो रघुनाथ के घर जाता था, उसके छोटे भाई की बहू उसके लिए दौड़कर अंडे का ऑमलेट बना देती थी।
किसके लिए बनाती थी? शाहनवाज के घर, शाहनवाज के लिए, ठीक। और उसका किसके साथ बहुत अच्छा संबंध था? रघुनाथ के साथ। फातिमा कौन? शाहनवाज की पत्नी। मिल्खी रघुनाथ के पुश्तैनी घर का नौकर। अब क्या होता है कि जब शाहनवाज जब रघुनाथ की बीवी के गहने लेकर पुश्तैनी घर जाता है तो उसे सीढ़ियों से धक्का देकर गिराकर मार डालता है। कौन? शाहनवाज, ठीक। रघुनाथ के पुश्तैनी घर के सामने फिरोज खालवाले का गोदाम था। दंगों के दौरान नानबाई मिल्खी की बीड़ी के पॉकेट छत से फेंक देता था। मिल्खी कौन है? जो कि रघुनाथ का नौकर है। मिल्खी दंगों के दौरान रघुनाथ के घर में अकेला बचा था और उसे पीछे से घर रखने के लिए छोड़ दिया गया था। मिल्खी रघुनाथ के सभी लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं और केवल मिल्खी को वहीं छोड़ देते हैं, जो कि नौकर रहता है घर की रखवाली करने के लिए। किंतु शाहनवाज जब आता है तो उसे सीढ़ियों से ढकेलकर मार डालता है। यह भी लेखक यह बताते हैं कि किस प्रकार सांप्रदायिकता उस पर भी हावी होने लगती है, ठीक। किस पर? शाहनवाज पर। सलोतरी साहब, इसका नाम लेकर मुराद अली ने नत्थू चमार से सुअर मरवाया था और बोला था कि सलोतरी साहब ने मरे हुए सुअर की मांग की है। नत्थू को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मुराद अली ने 5 रुपए देकर सुअर मरवाया था नत्थू से, ठीक। तो वह कहता क्या है कि सलोतरी साहब को सुअर चाहिए, मरा हुआ सुअर चाहिए, ठीक। इसीलिए नत्थू मारता है। उसे ये नहीं पता होता है कि उसे वो मस्जिद पर फेंकने वाला है और सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाला है, ठीक। जत्थेदार किशन सिंह कौन है? वो गुरुद्वारे की सुरक्षा प्रबंध का मोर्चा किशन सिंह ने संभाल रखा है। गुरुद्वारे का मोर्चा किसने संभाल रखा है? किशन सिंह ने। किशन सिंह पहले वर्मा की लड़ाई में भाग ले चुका था और वर्मा की लड़ाई के दांव पेच वह कस्बे के मुसलमानों पर चलाना चाहता था। किसकी लड़ाई में किशन सिंह भाग ले चुका है? वर्मा की लड़ाई में, ठीक। सुरक्षा की कमान संभालते ही वह घर जाकर अपनी खाकी कमीज पहनकर आया था, जिस पर इंग्लिशिया सरकार के 3 तमगे थे। हालांकि उसने तमगे वाली खाकी कमीज के नीचे पैजामा ही पहन रखा था। ध्यान में रखेंगे, जब ये सुरक्षा का जब उसको कमान संभालना पड़ता है तो वो घर जाकर क्या पहन के आता है? खाकी कमीज। अब सरदार हरि सिंह कौन? गुरुद्वारे के दाईं ओर से बंदूक चलाने का मोर्चा हरि सिंह को सौंपा जाता है। गुरुद्वारे में दाईं ओर से बंदूक चलाने का मोर्चा किसको सौंपा जाता है? तो सरदार हरि सिंह को। दाईं ओर का मोर्चा नाकारा साबित हुआ क्योंकि सरदार हरि सिंह ने अपने हमसायों पर गोली चलाने को स्वीकार नहीं किया था। ध्यान में रखेंगे, ठीक। किसने स्वीकार नहीं किया था? हरि सिंह ने। बिशन सिंह मनिहारी वाले, इनकी ड्यूटी खालसा लंगर में लगाई गई थी। पीले रंग का रेशमी रुमाल अपनी पगड़ी में बांधे रखता था, जो उसने बसंत पंचमी के मेले के बाद अपने बेटे के सिर से उतारकर अपनी जेब में रख लिया था। आज अचानक जेब में हाथ डालने पर उसे यह रुमाल मिला था और उसने अपनी पगड़ी में खोस लिया था। किसने? बिशन सिंह ने। शेर गुलाम रसूल गुरुद्वारे के पीछे 2 गलियां छोड़कर शेर गुलाम रसूल का ऊंचा 2 मंजिला मकान था और मुसलमानों के दल ने दंगों के समय उसी को अपना किला बनाया था। ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। मुखिया सरदार तेज सिंह कौन? तेज सिंह में वजन था। उनका रोम रोम पंथ की रक्षा के लिए न्यौछावर था। किसका? तेज सिंह का। सरदार तेज सिंह जो कि मुखिया थे के नाना के पिताजी राणा रणजीत सिंह के दरबारी हुआ करते थे, ठीक। किसके दरबारी हुआ करते थे? उनके नाना के पिता रणजीत सिंह के, ठीक। युवा प्रतिम सिंह गुरुद्वारे के द्वार पर खड़े होकर सुरक्षा के लिए पहरा दे रहे थे। कौन? युवा प्रतिम सिंह गुरुद्वारे के द्वार पर खड़ा होकर सुरक्षा के लिए पहरा दे रहे थे। सोहन सिंह
वह युवक जो गुरुद्वारे में यह समझने का प्रयास कर रहा था कि हमें इस सांप्रदायिकता के जहर को और बढ़ाने नहीं देना चाहिए जिसे अंग्रेज ने हमारे बीच बोया है। यह समझदार है और जान रहा है कि कौन इस बीज को, सांप्रदायिकता के बीज को बोने का कार्य किसने किया है, अंग्रेजों ने। और यह सोच चाह रहा है कि इस बीज को और बोने ना दिया जाए अब अंग्रेजों को। ऐसा बोलने के लिए निहंग सिखों ने उसे पीट कर चुप कराकर बिठा दिया था। ठीक, किंतु जब वो कहता है कि ये सांप्रदायिकता के जहर को और बढ़ने ना दिया जाए तो ये क्या करते हैं, सिख इसको बैठवा देते हैं पीट कर। मिर्दाद कौन? जो हाल सोहनलाल का गुरुद्वारे में था वही हाल मिर्दाद का मुसलमानों की बस्ती में था। उम्रदराज लोग मिर्दाद जैसे युवक की यह बात समझने को तैयार नहीं थे कि सांप्रदायिकता की ये जड़ें अंग्रेजी हुकूमत ने बोई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिर्दाद जो कि मुसलमानों को ये समझा रहा था कि यह जो कार्य है किसने किया है, अंग्रेजों ने किया है। जहाँ हमने सिखों में देखा कि सिखों में कौन कह रहा है, सोहन सिंह। पहले हमने देखा ना कि सोहन सिंह को समझ है इस बात की कि ये जो सांप्रदायिकता की आग फैलाने की कोशिश किसने की है, अंग्रेजों ने। उसी प्रकार मुसलमानों में मिर्दाद है, वह यह बात को जान रहा है कि यह सांप्रदायिकता की बीज फैलाने की कोशिश किसने की है, अंग्रेजों ने। उसके अनुसार असल कसूरवार दूसरे धर्म के लोग ही थे। मुसलमानों के लिए सिख और हिंदू, हिंदुओं के लिए सिख, के लिए मुस्लिम। उनके अनुसार क्या है, मुसलमानों के लिए सिख और हिंदू, ठीक, और हिंदुओं के लिए, हिंदू और सिखों के लिए मुसलमान। उनके अनुसार अंग्रेजी हुकूमत के लोगों का उनके आपसी मसलों में उनका आपसी मसलों से कोई लेना देना नहीं है। वे धर्म के मामले में नहीं पड़ते। ठीक, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। गोपाल सिंह मुखबिर है जो कि गुरुद्वारे की ओर से मुसलमानों के इलाके में घुसकर उनकी नीतियों का पता लगाने गया था, किंतु जिस घर में वह छिपा था वहाँ की बुढ़िया ने उसे देख लिया तो किसी तरह जान बचाकर भागा और वापस गुरुद्वारे में पहुँच गया। ठीक, गोपाल सिंह जो कि गया था कि मुसलमान क्या क्या एक तरह से कहूँ प्लान बना रहे हैं, उनकी क्या क्या नीतियाँ हैं उसका पता लगाने के लिए गया था। ठीक, किंतु एक बुढ़िया देख लेती है और वो भाग के आ जाता है। फिर अब गुरुद्वारे की युद्ध समिति के सदस्य कौन कौन हैं, तो उनके सदस्य हैं सरदार मंगल सिंह सुनार, प्रीतम सिंह बजाज, भगत सिंह पसारी, तेज सिंह, किशन सिंह। अब ये बलदेव सिंह कौन? बलदेव सिंह धर्म रक्षा की उत्तेजना में वो अपनी बूढ़ी माँ को घर पर ही छोड़कर खुद सुबह से गुरुद्वारे में आ गया है। कौन अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर गुरुद्वारे में है? बलदेव सिंह। यह सोचकर कि माँ तो बची नहीं होगी, माँ को तुर्कों ने मौत के घाट उतार दिया होगा, उसके खून का बदला खून से लेने की ठानी और बूढ़े लुहार करीम बख्श की छाती में तलवार घोंपकर उसकी हत्या कर दी। किसने हत्या की थी? बूढ़े करीम बख्श की, तो बलदेव सिंह ने। क्यों? क्योंकि वो अपनी उम्रदराज माँ को घर पर ही छोड़कर आया था और उसका अनुमान था कि तुर्कों ने उसकी माँ को मार दिया होगा। हरनाम सिंह महत्वपूर्ण पात्र है, ध्यान में रखेंगे। हरनाम सिंह और बंतो कौन? हरनाम सिंह की पत्नी। कौन है? दंपत्ति है, यानी पति पत्नी है। ढोक इलाही बख्श के अकेले सिख निवासी है। कहाँ के? ढोक इलाही बख्श, ध्यान में रखेंगे स्थान का नाम। ठीक, कि कौन है? अकेले सिख निवासी, जिसकी दुकान लूट ली गई थी और घर जला दिया गया था और वह अपनी पत्नी के साथ भागने के लिए मजबूर हो गए थे। ये ढोक इलाही बख्श में अकेले रहते हैं, किंतु क्या होता है, दंगाइयों द्वारा इनका घर को जला दिया जाता है और इनके सामान को लूट लिया जाता है। तो फिर ये अपनी पत्नी के साथ भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक, ढोक इलाही बख्श के ही निवासी करीम खान ने हरनाम सिंह को भाग जाने का मशवरा दिया था। वो ढोक इलाही बख्श का ही एक व्यक्ति था, करीम खान।
वह कहता है कि यहाँ पर मत रहो, तुम्हारे लिए स्थान सुरक्षित नहीं है। ठीक। आगे चलते हैं। जसबीर कौर और इकबाल सिंह क्रमशः हरनाम सिंह और बंतों के बेटी और बेटा हैं। जसबीर कौर कौन है? जसबीर कौर जो है वह हरनाम सिंह और बंतों की बेटी है, और इकबाल सिंह जो कि उसका बेटा है। जसबीर की शादी हो चुकी है। वो जिस गांव में रहती थी वहाँ सिखों की जनसंख्या ज़्यादा थी, इसलिए हरनाम सिंह थोड़ा निश्चिंत था कि सभी संगत में एकत्रित हो गए होंगे और जसबीर अकेली नहीं होगी। किंतु हरनाम सिंह और बंतों को लगातार इकबाल सिंह की चिंता सता रही थी कि वह बेचारा अकेला होगा। उनको लग रहा था कि उनकी जो बेटी है जसबीर, उसका विवाह ऐसे स्थान पर हुआ है जहाँ सिखों की आबादी ज़्यादा है। किंतु जब हम इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जसबीर भी कुएं में कूदकर जान दे चुकी होती है। ठीक। किंतु हरनाम सिंह बंतों को चिंता किसकी थी? इकबाल सिंह की, जो कि उनका बेटा था। इकबाल सिंह कौन? हरनाम सिंह का बेटा। इकबाल मीरपुर के बाबाजी की दुकान करता था। क्या करता था इकबाल? बजाजी की दुकान करता था। ठीक, ध्यान में रखेंगे। इसका बाप हरनाम सिंह ढोक इलाही बख्श में चाय की दुकान करता था, और हरनाम सिंह क्या करता था? इलाही बख्श में चाय की दुकान करता था। ठीक। और इसका बेटा मीरपुर में क्या करता था? बजाजी की दुकान। अब एहसान अली कौन? एहसान अली के घर में हरनाम सिंह और उनकी पत्नी बंतो भागकर पनाह ली थी। किसके घर? एहसान अली के घर पे वो दोनों रहते हैं। एहसान अली की पत्नी ने हरनाम और बंतो को ऊपर एक अंधेरी कोठरी में बिठा दिया था। जब एहसान अली लौटा तो वह उसे हरनाम के बारे में बता रही थी कि हरनाम ने देखा कि एहसान अली हरनाम के घर के उसी ट्रंक को चुरा लाया था लूट में, और उसकी बहू अकरा, उसकी बहू का नाम कौन है? एहसान अली के अकरा, उसका ताला तोड़ रही थी। ठीक। जब वो देखता है उसी घर पे छुपा होता है। ठीक। तो एहसान अली जो है, ये लूटपाट का माहौल चल रहा था। ठीक। तो उसके घर से उसके हरनाम सिंह का जो बक्सा होता है उसे ही लूट कर ले आया होता है एहसान अली। ठीक। और उसकी जो बहू अकरा है वो क्या कर रही थी? ताला तोड़ रही थी। तो हरनाम सिंह ने खुद ही चाबी दे दी थी और एहसान अली से कहा था कि अच्छा हुआ ये तुम्हारे हाथ लग गया, ये हमारा ही ट्रंक था, और अब तुम्हारा ही है, अब इसे अपना समझो। अब वो कर भी क्या सकता था? ठीक। जब वो देखता है कि एहसान अली से लूट कर ले आया है तो वह क्या कहता है कि जब उसकी बहू ताला तोड़ती है तो वह चाबी क्या करता है? ऊपर से फेंक देता है कि लो ये चाबी है, उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। और ये ट्रंक तो मेरा ही था, किंतु अब ये तुम्हारा हो गया है। राजू कौन? एहसान अली की पत्नी, जिसने हरनाम और बंतों को अपने घर में पनाह दी थी। कौन? राजू, जो कि एहसान अली की पत्नी थी, इसी ने पनाह दी थी हरनाम सिंह और बंतों को। अकरा एहसान अली और राजू की बहू है। उसका बेटे का नाम क्या है? एहसान अली के बेटे का नाम है रमज़ान, और उसकी पत्नी है, रमज़ान की पत्नी अकरा है। रमज़ान कौन? एहसान अली और राजू का जोशीला युवक, जिसके ऊपर सांप्रदायिकता का खून सवार था। किसके ऊपर? रमज़ान, ध्यान में रखेंगे। ठीक। जो कि एहसान अली का बेटा है और सांप्रदायिकता उसके सिर पर सवार है। नूरदीन कौन? रमज़ान का साथी, रमज़ान के ही गांव का रहने वाला। कौन? नूरदीन। और रमज़ान कौन? जिसके सिर पर सांप्रदायिकता बुरी तरह सवार है। गधों पर मिट्टी और ईंट लादकर लाता लेते आता है। ठीक। कौन? गधों की
गधों पर क्या, मिट्टी और ईंट। उसके दांतों के ऊपर लाल मसूड़े थे। वह हंसता था तो मसूड़े दूर तक नजर आते थे। किसके? नूरदीन के। रमजान, नूरदीन और उसके अन्य सिपाहियों ने अपनी जान बचाकर भाग रहे सिख इकबाल सिंह का पीछा किया और उसकी जान बख्शने के एवज में उससे इस्लाम कबूल करवाया था। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, जो रमजान होता है, जिसके घर में ही पनाह लेते हैं उसके माँ बाप, ठीक, हरनाम और बंतो, किंतु उसका बेटा जो कि रमजान, उसके जिसके सिर पर सांप्रदायिकता सवार होती है, वह क्या करता है? इकबाल सिंह। इकबाल सिंह कौन है? हरनाम और बंतो का बेटा। उसको क्या करता है? उनको गाय का, एक तरह से मैं कहूँ, मांस खाने के लिए मजबूर करता है। कौन? ये रमजान, नूरदीन और उसके अन्य दोस्त। हरनाम सिंह के पिता का नाम सरदार गुरुदयाल सिंह था। ठीक, हरनाम सिंह के गांव का नाम ढोक इलाही बख्श था। ध्यान में रखेंगे, हरनाम सिंह के गांव का नाम क्या था? ढोक इलाही बख्श, जहां वह रहता था। और किसकी दुकान करता था हरनाम सिंह? चाय की। हरनाम सिंह की तहसील का नाम नूरपुर था। ध्यान में रखेंगे, तहसील का क्या नाम था? नूरपुर। जिस स्कूल में दंगे खत्म होने के पश्चात रिलीफ कैंप बनाया गया था, उस स्कूल का चपरासी एक ब्राह्मण था। वह और उसकी ब्राह्मणी बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि उसकी बेटी प्रकाशों को दंगाई उठाकर ले गए थे। किसकी? जहाँ पर रिलीफ कैंप बनाया गया था, वो क्या है? स्कूल है। वो स्कूल किसका है? एक ब्राह्मण का है। ठीक, तो वो बहुत दुखी है क्योंकि उसकी बेटी प्रकाशों को दंगाई उठाकर ले गए हैं। ठीक, और अभी तक उसका कोई पता भी नहीं चला है। किसको? प्रकाशों का। रिलीफ कैंप के आंकड़ा बाबू उस ब्राह्मण के पास आकर कहते हैं कि कल एक बस नूरपुर जाएगी, उसमें हसियाबंद पुलिस वाले भी होंगे। वो उस बस में जाकर नूरपुर में अपनी बेटी का पता लगाएं। वो क्या कहता है उससे एक आदमी, आंकड़ा बाबू, कि जाकर अब नूरपुर में जाकर, जो कि तहसील है, ठीक, वहाँ जाकर अपनी बेटी प्रकाशों का पता लगाएं। ब्राह्मणी उस आंकड़ा बाबू से कहती है कि अब वो हमारे पास आकर भी क्या करेगी? बुरी वस्तु तो उसके मुंह में पहले ही डाल दी गई होगी। ब्राह्मण कहता है कि अब प्रकाशों नहीं मिलेगी, जहाँ रहे सुखी से रहे। किंतु स्थिति क्या है? एक तरह से मैं कहूँ कि वो अपनी बेटी को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। ठीक, ब्राह्मण क्या कह रहा है कि उसकी माँ क्या कह रही है कि अब तक तो उसके मुंह में वो वस्तु डाल दी गई होगी। ठीक, और ब्राह्मण क्या कह रहा है कि अब प्रकाशु नहीं मिलेगी, जहाँ रहे सुखी रहे। दंगे के पश्चात जिस कॉलेज में अमन कमेटी की मीटिंग होती है, उस कॉलेज में दो चपरासी गेट के पास बैठकर बातें कर रहे हैं कि जाहिल लोग लड़ते हैं, समझदार खानदानी लोग नहीं लड़ते हैं। यहाँ आए हुए लोगों में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी हैं, मगर कैसे प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? जो अमन कमेटी बनाई गई है उसमें दो चपरासी बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक, अमन कमेटी की मीटिंग के लिए यही कॉलेज का हाल चुना गया, क्योंकि कॉलेज न हिंदुओं का था, न सिखों का, न मुस्लिमों का था। कॉलेज ईसाइयों का था। प्रिंसिपल भी हिंदुस्तानी नहीं था, अमेरिकी पादरी था। बड़ा मिलनसार था और अमन पसंद था। इसी कारण लोगों ने इस स्थान को चुना था। ठीक, अब अल्लाह रखा, ये कौन है? यह अपने गांव की एक हिंदू लड़की प्रकाशो, अभी जैसे हमने पढ़ा, जो कि ब्राह्मण लड़की की एक बेटी जो कि खो गई थी सांप्रदायिक दंगे में, सांप्रदायिक प्रकाशों पर अनुरक्त हो गया था। ये कौन? अल्लाह रखा। ठीक है, किस पर? प्रकाशों पर, जिसे वह दंगे के दौरान अपने घर में उठा लाया था। बाद में प्रकाशों की स्वीकृति होने पर वह उसके साथ रहने लगता है, किंतु प्रकाशों भी बाद में ये स्वीकृति दे देती है और बाद में उसी के साथ रहने लगती है। ठीक, प्रकाशों कौन? दंगे के दौरान अपने ब्राह्मण माता पिता से भटकी हुई एक युवा ब्राह्मणी है, जिसे गांव के ही
अल्लाह रखा अपहरित करके ले आता है। ठीक, अपहरण करके तो ले आता है उसका, किंतु बाद में प्रकाशों के साथ वह रहने लगता है। ठीक, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अब भाग दो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, आपको ये उपन्यास कैसा लग रहा है ये हमें ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं अपने भाग 2 में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। टाटा बाय।